नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा कक्षा 9 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो परीक्षा 4 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए गए हैं बच्चों की तैयारी के लिए। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम अध्ययन करते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न 51 से शुरू करेंगे 100 तक। 1 से 50 तक जो प्रश्न है वो हमारे दूसरे वीडियो में है, उसको देखने के लिए आप दूसरा वीडियो देखें। तो प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न 51वां प्रश्न है, प्रत्यय रहित शब्द है। 4 विकल्प दिए गए हैं, गरिमा, महिमा, प्रतिमा, नीलिमा। तो इसमें प्रत्यय रहित है। गरिमा में इमा प्रत्यय है, महिमा में भी इमा प्रत्यय है, प्रतिमा में प्रति प्लस माँ लगा है और नीलिमा में नील इमा है। तो हमारा जो प्रत्यय रहित शब्द है वो आएगा विकल्प स में, प्रतिमा। इसके बाद 52वां प्रश्न है, वह लड़का सुंदर है। इस वाक्य में वचन परिवर्तित करने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह लड़का सुंदर है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, अ स्त्रीलिंग हो जाएगा, ब बहुवचन हो जाएगा, स अपरिवर्तित रहेगा, द पुल्लिंग हो जाएगा। तो वह लड़का सुंदर है, इसमें वचन परिवर्तित करने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे परिवर्तन करके देखते हैं, वे लड़के, फिर आगे विशेषण में सुंदर है रहेगा तो हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें विकल्प स आएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो स भरेंगे। 52वां प्रश्न है, अप्रत्याशित शब्द में इत प्रत्यय है, इसमें मूल शब्द क्या है? तो विकल्प दिए गए हैं, प्रत्याशा, आशा, अप्रत्याशा और द प्रति। तो अप्रत्याशित में जो मूल शब्द है वो आएगा हमारा ब। विकल्प में दिया गया है आशा। तो इसमें अ और प्रति दो उपसर्ग लगे हैं, उसके बाद आशा आएगा और इत प्रत्यय लगा है। तो अ प्रति आशा इत, ऐसे हमारा पूरा बनेगा। तो आशा इसमें मूल शब्द है, तो ब विकल्प आएगा। 54 प्रश्न नंबर, सांप्रदायिकता शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय उपसर्ग है। तो इसमें विकल्प है सम प्लस प्रदाय प्लस इक प्लस ता। ब में है संप्रदाय प्लस इकता, स में है संप्रदाय प्लस इक प्लस ता और द में है सम प्लस प्र प्लस दाय प्लस इक प्लस ता। तो सांप्रदायिकता में हमारा जो मूल शब्द उपसर्ग प्रत्यय है, जो इसका विच्छेद होगा, तो वो हमारा विकल्प द में सही है। सम प्लस प्र प्लस दाय प्लस इक प्लस ता, ये हमारा इसका सही विच्छेद होगा। इसके बाद 55वां प्रश्न है, दुस्साहसी शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग प्रत्यय क्या होंगे? तो विकल्प दिए गए हैं, दु प्लस साहस प्लस ई, दु प्लस साहस प्लस बड़ी ई, और स में है दुस प्लस साहस प्लस बड़ी ई, और द में है दुस प्लस साहस प्लस छोटी ई। तो हमारा जो विकल्प स है, दुस प्लस साहस प्लस बड़ी ई, तो दुस्साहसी। तो हमारा जो विकल्प स आएगा इसमें, तो स भरेंगे। 56 नंबर प्रश्न है, अंबर अंबार शब्द युग्म के लिए सही अर्थ है। विकल्प दिए गए हैं, गगन, वस्त्र, आकाश और एक फल विशेष, वस्त्र और अत्यधिक मात्रा, और नभ और कपड़ा। तो इसमें हमारा विकल्प जो स है वो सही आएगा। अंबर वस्त्र के लिए है और अंबार है वो अत्यधिक मात्रा के लिए प्रयुक्त होता है। तो विकल्प स भरेंगे। इसके बाद 57वां प्रश्न है, प्रोत्साहित शब्द में मूल शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द है। प्रोत्साहित में तो हमारा इसमें जो विकल्प ब है वह सही आएगा। विकल्प जो दूसरे दे रखे हैं, प्रो प्लस उत्साहित, ब में है प्र प्लस उत्साहित, स में है पर प्लस उत्साहित और द में प्रोत प्लस उत्साहित। तो हमारा विकल्प स ब सही आएगा इसमें। तो 57 में ब भरेंगे।
प्र प्लस उत्साह प्लस इत आएगा इसमें, तो प्रोत्साहित हो जाएगा, वह भरेंगे। 58वां प्रश्न है अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो विकल्प दिए गए हैं अ, अध, अधि, अद्य। तो अध्यक्ष में जो हमारा उपसर्ग आएगा विकल्प स है अधि, अधि प्लस अक्ष, ये जो शब्द है बनता है। इसके बाद 59 प्रश्न नंबर उपसर्ग रहित शब्द समूह है। शब्द दिए गए हैं प्रचार, प्रयोग, प्रभाव, निवास, निदान, निबंध। स में कर्मागत, क्रमशः, क्रमबद्ध। द में है विभाग, विराम और विकल्प। तो इसमें हमारा जो विकल्प स है वो सही आएगा, कर्मागत, क्रमशः और क्रमबद्ध जो उपसर्ग रहित शब्द समूह है, बाकी में सभी में उपसर्ग लगे हैं। उसके बाद 60वां प्रश्न है दिया गया चित्र क्या संदेश दे रहा है? तो एक चित्र दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए और विकल्प दिए गए हैं नशा नाश का द्वार है, ब में है मादक पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, स फैक्ट्री से निकलता धुआं हानिकारक होता है, द इंजेक्शन से बीमारी का नाश होता है। तो इसमें हमारा जो विकल्प ए है वो सही है, नशा नाश का द्वार है। इसके बाद प्रश्न 61 है किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? तो विकल्प दिए गए हैं अभाव, अयाल, अनाथ, अमर। तो इसमें हमारा जो विकल्प ब है इसमें उपसर्ग अ उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों में अ उपसर्ग लगे हैं। इसके बाद 62वां प्रश्न है बेकार शब्द में उर्दू उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, इसे हटाकर हिंदी का कौन सा उपसर्ग लगाया जाए कि इसका अर्थ भलाई हो जाए? तो जो विकल्प दिए गए हैं वो है अधि, उप, अप और प्रति। तो वे को हटाकर इसके जगह लगाते हैं, तो अधिकार, उपकार, अपकार, प्रतिकार किस शब्द का अर्थ भलाई हो जाए? तो हमारा जो विकल्प ब है उपकार बनेगा, तो उपकार का मतलब होता है भलाई, तो विकल्प ब भरेंगे। 63वां प्रश्न है कौन सा शब्द पर उपसर्ग से नहीं बना है? पर उपसर्ग से नहीं बना है। तो विकल्प दिए गए हैं पराकाष्ठा, पराक्रम, परायण, पराजय। तो यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, परा उपसर्ग है ये। तो इसमें जो हमारा विकल्प स है वो परा उपसर्ग से नहीं बना है, बाकी तीनों शब्द है परा प्लस काष्ठा, परा प्लस क्रम, परा प्लस जय बने हुए हैं। और जो परायण शब्द है ये परा उपसर्ग से नहीं बना है, तो विकल्प स भरेंगे। 64वां प्रश्न है अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनुदार, अनुकरण, अनुपयुक्त, अनुपयोगी। तो हमारा जो विकल्प ब है इसमें वो अनु उपसर्ग का उदाहरण है, बाकी में अन उपसर्ग लगा है, अन प्लस उदार, अन प्लस उपयुक्त, अन प्लस उपयोगी। तो अनु उपसर्ग का विकल्प ब में अनु प्लस करण जो उदाहरण है वो सही है, तो विकल्प ब भरेंगे। 65वां प्रश्न है किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? तो शब्द दिए हैं अधिकृत, अध्यक्ष, अध्यवसाय और अधिकांश। तो हमारा जो अधि उपसर्ग का जो शब्द है विकल्प द में है वो नहीं है, बाकी तीनों में अधि उपसर्ग लगा है, तो हम इसमें विकल्प द भरेंगे। जो पहला ऑप्शन है इसमें अधि प्लस कृत, अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अव्यवसाय और अधिकांश में अधिक प्लस अंश होता है, तो विकल्प द आएगा। 66वां प्रश्न है अप उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? शब्द दिए गए हैं अपमान, अपहरण, अपरिहार्य, अपयश। तो पढ़ने से पता लग रहा है कि हमारा जो विकल्प स है उसमें अप उपसर्ग नहीं है, इसमें अ उपसर्ग लगा है अपरिहार्य, तो इसमें स भरेंगे। 66वां आगे हो गया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 67 68 के उत्तर निम्न गद्यांश को पढ़कर दें। गद्यांश को पढ़ते हैं।
एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था जिसमें वह मेहनत से काम करता था। उसकी मेहनत का फल यह था कि खेत से उसे थोड़ी बहुत फसल मिल जाती थी। एक दिन किसान अपने खेत में एक छोटी सी मूर्ति पाई। मूर्ति सोने की थी और बहुत कीमती लग रही थी। किसान ने मूर्ति को देखा और समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने सोचा कि यदि वह इस मूर्ति को बेच देगा तो उसे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा और उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि मूर्ति बेचने से उसे संतोष नहीं मिलेगा। अंत में उसने मूर्ति को अपने घर में रख लिया और मेहनत से काम करता रहा। तो प्रश्न 67 नंबर दिया गया है कि यदि किसान ने मूर्ति बेच दी होती तो उसका जीवन कैसे बदल सकता था। विकल्प दिए गए हैं। वह अधिक मेहनत करता, उसकी गरीबी दूर हो जाती, उसका खेत और बड़ा हो जाता, वह और गरीब हो जाता। तो अगर मूर्ति बेच देता तो उसकी गरीबी दूर हो जाती। विकल्प ब सही है इसमें, तो 67 में ब भरेंगे। उसके बाद प्रश्न 68 है, किसान ने मूर्ति को बेचने और न बेचने के विचारों में क्या अंतर था। विकल्प दिए गए हैं। बेचने से उसे संतोष नहीं मिलता और न बेचने से भी संतोष नहीं मिलता। 68 है, बेचने से उसे पैसे मिलता और न बेचने से उसे संतोष मिलता। स है, बेचने से उसे खुशी मिलती और न बेचने से दुख मिलता। द में बेचने से खेत नष्ट हो जाता और न बेचने से खेत बच जाता। तो 68 में हमारा उत्तर आएगा विकल्प ब, बेचने से उसे पैसा मिलता और न बेचने से उसे संतोष मिलता। इसके बाद निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 69 से 77 के उत्तर निम्न गद्यांश को पढ़कर दें। फिर गद्य दिया गया है, प्रकृति मानव जीवन का अनमोल उपहार है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जंगल, नदियाँ, पहाड़ और अन्य प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमें इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए सतत प्रयास करने चाहिए। केवल तभी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण छोड़ पाएंगे। प्रश्न है 69, लेखक ने किन किन प्राकृतिक संसाधनों का उल्लेख किया है। विकल्प है जंगल, नदियाँ, पहाड़। व में जंगल, समुद्र, रेगिस्तान। स जंगल, पर्वत, झील। द समुद्र, नदियाँ, बर्फ। तो इस गद्यांश में जंगल, नदियाँ और पहाड़ का उल्लेख किया गया है, तो विकल्प ए सही है, तो ए भरेंगे। 70वां प्रश्न है, इस गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है। विकल्प दिए गए हैं, प्राकृतिक संसाधनों का महत्व, मानव जीवन का विकास, जंगलों का नाश, विज्ञान और तकनीक। तो हमारा जो उत्तर है वो सही आएगा, प्राकृतिक संसाधनों का महत्व। 70 में ए भरेंगे। इसके बाद 71वां प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार प्रकृति का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। विकल्प दिए गए हैं, इससे वैज्ञानिक प्रगति होती है, यह पर्यावरण को सुंदर बनाता है, यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, यह सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देता है। प्रकृति का संरक्षण क्यों महत्व है, तो उत्तर आएगा हमारा जो विकल्प स है, यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, तो विकल्प स भरेंगे। इसके बाद 72वां प्रश्न है, इस गद्यांश के आधार पर एक कविता की शुरुआत करें जो प्रकृति के महत्व और संरक्षण पर हो। निम्न में से किस विकल्प से कविता शुरू की जा सकती है। विकल्प दिए गए हैं, जंगलों की हरितिमा, नदियों की का नीर। ब है धूल भरी सड़कें, शोरगुल की रात्रि। श है इमारतों के जंगल, वाहनों की कतार। द है प्रदूषण की धुंध, शहरों की भीड़। तो प्रकृति का जो महत्व बताने वाली जो हमारी जो लाइन है वो इसमें पंक्ति दी गई है। ए में जंगलों की हरितिमा, नदियों का नीर। तो विकल्प ए भरेंगे 72 में। 73वां दिया गया है, गद्यांश में लेखक ने किस प्रकार के प्रयास करने की बात कही है। विकल्प है असतत प्रयास, अल्प प्रयास, सतत प्रयास, आर्थिक प्रयास। तो हमारा विकल्प स इसमें सही है, सतत प्रयास। इसके बाद 74 नंबर प्रश्न है, लेखक के विचार से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है। विकल्प दिए गए हैं, केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए। ब भविष्य के पीढ़ी के लिए। स वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों के लिए। द केवल पर्यावरण के लिए। तो हमारा इसमें विकल्प आएगा स सही है, वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है, तो 74 में स भरेंगे। प्रश्न 75 है, गद्यांश के आधार पर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक योजना का प्रारूप तैयार करें। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे उपयुक्त होगी। तो विकल्प दिए गए हैं 4, अधिक उद्योग स्थापित करना।
वनस्पति और जल संसाधनों की, स नदियों के किनारे निर्माण कार्य करना, और द वन्य जीवों का शिकार बढ़ाना। तो इसमें हमारा विकल्प सही आएगा। वनस्पति और जल संसाधनों की जो योजना है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए तैयार की जा सकती है। तो 75 में ब भरेंगे। उसके बाद 76 नंबर प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर प्रकृति का महत्व पर एक पोस्टर डिजाइन करें। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संदेश सबसे उपयुक्त होगा? विकल्प दिए गए हैं। प्रकृति का दोहन करें, प्रकृति की अनदेखी न करें, प्रकृति का संरक्षण करें, प्रकृति से दूर रहें। तो हमारा विकल्प आएगा इसमें स, प्रकृति का संरक्षण करें। इसके बाद 77 नंबर प्रश्न है, इस गद्यांश के आधार पर एक कहानी की शुरुआत कैसे की जा सकती है जो पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर हो? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा? विकल्प दिए गए हैं। एक समय की बात है, एक गांव में कई फैक्ट्रियां थी। ब में है, एक छोटे से गांव में लोग अपने आसपास की हरियाली का आदर करते थे। स है, एक नगर में लोग नदी को कचरे से भर देते थे। और द है, एक शहर में लोग प्रदूषण को बढ़ावा देते थे। तो हमारा जो इसमें विकल्प पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बताने वाला है वो विकल्प बी आएगा। एक छोटे से गांव में लोग अपने आसपास हरियाली का आदर करते थे। तो 77 में बी भरेंगे। इसके बाद निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न संख्या 78 से 86 के उत्तर निम्न गद्यांश को पढ़कर दें। 78 से 86 के उत्तर देने हैं इस गद्यांश से। तो गद्यांश है, एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन एक छोटा चूहा उसके पास आया और उस पर चढ़कर फिसलने लगा। शेर ने इसे पकड़ लिया। तब चूहा बोला, महाराज कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं आपकी मदद करूँगा। शेर ने हंसते हुए चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई, जिसे सुनकर चूहा वहां आया और उसने उसे अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। शेर आज़ाद हो गया और उसने चूहे का धन्यवाद दिया। प्रश्न 78 है, शेर का चरित्र कैसा था? क्रूर, दयालु, डरपोक, अहंकारी। तो इस गद्यांश के अनुसार शेर का जो चरित्र था वो दयालु था। तो विकल्प ब भरेंगे क्योंकि उसने चूहे को छोड़ दिया था। 79 नंबर प्रश्न है, चूहे के द्वारा वादा करने के पीछे कौन सा तर्क था? अ, वह अपनी जान बचाना चाहता था। ब, वह शेर को धोखा देना चाहता था। स, वह शेर को दिखाना चाहता था कि वह भी मदद कर सकता है। द, वह जंगल का राजा बनना चाहता था। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, वो आएगा वह अपनी जान बचाना चाहता था। तो विकल्प ए भरेंगे। प्रश्न 80 है, अगर आप शेर की जगह होते तो क्या आप भी चूहे को छोड़ देते और क्यों? तो विकल्प दिए गए हाँ, क्योंकि दया का फल हमेशा अच्छा होता है। क्योंकि नहीं, क्योंकि चूहा बहुत छोटा और कमज़ोर था। हाँ, क्योंकि चूहे ने वादा किया था। नहीं, क्योंकि शेर हमेशा ताकतवर दिखना चाहिए। तो उत्तर आएगा ए, हाँ, क्योंकि दया का फल हमेशा अच्छा होता है। इसके बाद प्रश्न 81 है, इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण नैतिक पक्ष क्या है और क्यों? तो उत्तर दिए गए हैं, मजबूत हमेशा जीतते हैं क्योंकि शेर सबसे मजबूत था। छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं क्योंकि चूहे ने शेर की मदद की। विश्वासघात हमेशा बुरा होता है क्योंकि शेर ने चूहे पर विश्वास किया। डर हमेशा नुकसान पहुंचाता है क्योंकि चूहा डरा हुआ था। तो हमारा विकल्प ब सही है। इस बाद 82 नंबर प्रश्न है, कहानी में शेर और चूहे के बीच कौन सा संबंध दिखाया गया है? विकल्प है, इसमें से जो सही उत्तर है सहयोग का संबंध दिखाया गया है। 83 नंबर प्रश्न है, अगर इस कहानी को आप एक आधुनिक संदर्भ में लिखना चाहें तो आप किस प्रकार से बदलेंगे? तो इसमें जो हमारा विकल्प ए है वो सही है। शेर की जगह एक बिजनेसमैन और चूहे की जगह एक छोटा कर्मचारी रखेंगे। उसके बाद 84 नंबर प्रश्न है, अगर शेर ने चूहे को नहीं छोड़ा होता तो कहानी का अंत कैसे होता? शेर भूखा मर जाता, शेर को किसी और जानवर ने बचा लिया होता, शेर शिकारी के जाल में फंसा रह जाता, चूहा किसी और जानवर की मदद से शेर को बचा लेता। तो विकल्प सही आएगा, शेर शिकारी के जाल में फंसा रह जाता। तो 84 में सह भरेंगे। 85 नंबर प्रश्न है, शेर द्वारा चूहे को छोड़ने का निर्णय नैतिक दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है?
तो इसमें हमारा विकल्प ब सही है, सही, क्योंकि दया दिखाना नैतिकता का एक प्रमुख हिस्सा है। तो 85 में ब भरेंगे। प्रश्न 86 है, चूहे के कार्य की प्रशंसा किस प्रकार की जा सकती है? तो इसमें हमारा जो विकल्प ब है वो सही है। चूहा कमज़ोर था फिर भी उसने शेर की मदद की। तो हमारा जो विकल्प ब है 86 में वो सही है, तो ब भरेंगे। उसके बाद निर्देश है, प्रश्न संख्या 87 से 95 के उत्तर निम्न गद्यांश को पढ़कर दें। हे मातृभूमि, तू हमारा अभिमान है, तेरी मिट्टी में ही हमारी पहचान है, तेरे चरणों में झुकना हमारा धर्म है, तेरे लिए ही जीना मरना हमारा कर्म है। तो 87 नंबर प्रश्न है, इस पद्यांश का प्रमुख विषय क्या है? तो इस पद्यांश का जो मुख्य विषय है वो है विकल्प ब में सही है, मातृभूमि के प्रति प्रेम। 88 नंबर प्रश्न है, तेरे चरणों में झुकना हमारा धर्म है, पंक्ति का अर्थ है। तो इसमें हमारा जो अर्थ है वो विकल्प ब सही है, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। 88 में ब भरेंगे। इसके बाद 89 नंबर प्रश्न है, तेरी मिट्टी में ही हमारी पहचान है, इस पंक्ति में कवि किस भावना को प्रकट कर रहे हैं? विकल्प है, देश की मिट्टी से आत्मीयता, मिट्टी का सौंदर्य, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और मिट्टी की रंगत। तो विकल्प ए सही है, देश की मिट्टी से आत्मीयता। तो 89 में ए भरेंगे। प्रश्न 90 है, इस पद्यांश में वर्णित भावनाओं को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उचित है? तो इसमें हमारा विकल्प ब सही है, कवि देश के प्रति अपने गहरे प्रेम और समर्पण को प्रकट कर रहा है। 90 में ब भरेंगे। इसके बाद 91 नंबर प्रश्न है, तू हमारा अभिमान है, पंक्ति में अभिमान का अर्थ क्या है? विकल्प है प्रेम, गौरव, दुख, संघर्ष। तो हमारा विकल्प ब सही है, गौरव, अभिमान का अर्थ गौरव होता है। तो 91 का ब भरेंगे। 92 नंबर प्रश्न है, इस पद्यांश की भावना को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि देश को भक्ति को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त होगी? विकल्प है राष्ट्रीय ध्वज फहराना, विदेशी वस्त्र पहनना, दूसरे देश की संस्कृति को अपनाना, देश की आलोचना करना। तो विकल्प स आएगा हमारा सही, राष्ट्रीय ध्वज फहराना। विकल्प ए भरेंगे 92 में। 93 नंबर प्रश्न है, तेरे लिए ही जीना मरना हमारा कर्म है, इस पंक्ति में कवि ने कौन सी भावना प्रकट की है? तो इसमें हमारा उत्तर आएगा निष्ठा और निर्माण की भावना। विकल्प ए सही है। उसके बाद 94 प्रश्न नंबर, इस पद्यांश से प्रेरित होकर यदि आप एक निबंध लिखना चाहें तो उसका शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसमें हमारा विकल्प ब सही है, मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य है। तो 94 में ब भरेंगे। इसके बाद 95 नंबर प्रश्न है, इस पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक सही है? तो इसमें हमारा जो विकल्प ब है, कवि ने देश के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त किया है। तो इसमें विकल्प ब भरेंगे 95 में। प्रश्न नंबर 96 है, किस समूह के सभी शब्द विलोम शब्द है? तो सभी शब्द आपस में विलोम शब्द है, तो आप इनको पढ़ते हैं। विकल्प है मित्र, सखा, मुखर, वाचाल, सुहृद, दुहृद, शीघ्र, त्वरित, मनुज, धनुज, मित, अपरिमित, महात्मा, दुरात्मा, मीठा, मधुर। तो इसमें किस समूह के सभी शब्द विलोम शब्द है? तो मित्र का, सखा और मुखर का वाचाल, ये विलोम शब्द है। तो हमारा इसमें 96 में ए भरेंगे। इसके बाद 97 है, किस समूह के सभी शब्द विलोम शब्द नहीं है, इसका पढ़ते हैं देश, प्रदेश, ऊंच, नीच। इसके बाद जीत, हार, हानि, क्षय, उद्दंड, शिष्ट, अर्थ, इति, आदि, अंत, आदर्श, यथार्थ। तो इसमें हमारा जो 97 में द है विकल्प वो है, इसमें विलोम शब्द नहीं है द वाला, बाकी विलोम शब्द है। इसके बाद 98 में दिया है, इस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। कौन से समूह के पर्यायवाची है? दंत, दशन, द्विज, तरणी, तरी, तरी, कुल, तट, तरंगिनी, चिराग, ज्योति, दिया। तो इसमें हमारा विकल्प ए है, वह दंत, दशन, द्विज ये दांत के पर्यायवाची है। 99 प्रश्न, किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? विकल्प है बैल, वृषभ, बलिवर्द, ब में
गर्दभ खर धू सर तुरंग स अफसाना कथा कवित पद्य द दिया है बेवकूफ़ मूड नासमझ विशारद। तो इसमें सभी जो बैल के पर्यायवाची है वो बैल वृषभ और ऋषभ बलिवर विकल्प सही है। 100 नंबर प्रश्न है प्रसाद और प्रासाद युग्म शब्द के लिए सही शब्द समूह का चयन कीजिए। तो विकल्प है मिठाई ईश्वर, भोजन घर, आनंद मंदिर, कृपा महल। तो इसमें हमारा जो विकल्प द सही है, प्रसाद माने कृपा और प्रासाद महल, तो इसमें विकल्प द आएगा। तो आज का वीडियो हमारा पूरा हुआ। धन्यवाद।